हेलो एवरीवन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। इनका नाम है अमित आनंद तलवार। सो वेलकम अमित, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। एंड इनके साथ आज इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हैं अतुल सर। हाय अतुल सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम एब्सोल्युटली गुड। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बढ़िया सब सर, बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास। एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम जो आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएँ। उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो क्वेरीज उनकी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी आज। सो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अमित को। आप जो है मुंबई से हैं बेसिकली। पुरुषोत्तम हाई स्कूल से आपने 10th की है एंड आफ्टर दैट आपने 12th की है कोल्हापुर कर्मवीर विद्यालय से, राइट? और उसके बाद आपने बीई की है डॉक्टर जे मडगम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि 2016 के आप पास आउट हैं। सो अमित, इसके अलावा जो है 2016 जब आपने पास आउट किया है बीई, तो क्या तभी से आपने प्रिपरेशन शुरू की थी या उससे पहले स्कूल टाइम से ही आप को यूपीएससी क्रैक करना था? वो जो स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा एक होता है ना, भूत सवार होता है, नहीं भाई मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है। तो कब आपको ये ख्याल आया कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है? एक्चुअली मैम, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं बस यही सोचता था कि एक इंजीनियर बन जाऊँ अच्छे से। तो राइट। यूपीएससी तो तभी ध्यान में था ही नहीं। इवन दो मैं 2016 में जब पास आउट हुआ था, तभी भी मेरा एम यही था कि मैं एक ठीक ठाक एक प्राइवेट में एक ठीक ठाक अच्छी कंपनी में जॉब कर लूंगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज मुझे तभी भी पता नहीं था। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक्सपोजर जो मेरे साथ मेरे लाइफ में हुआ ये कि जब मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था। एक कंपनी में साइट इंजीनियर था। तो वो कंपनी जो यूजुअली रेलवे के टेंडर लिया करती थी। तो पहली बार मेरी एक गवर्नमेंट सर्वेंट से मुलाकात हुई जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उस टाइम पे। तो वो आईआरएसी जो मैंने उनके ऑफिस के बाहर देखा था, तो मैं वंडर करता था कि ये आईआरएसी एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे इस जॉब में आ जाते हैं, वो वंडर करता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज का आइडिया मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने, जो फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ है अभी, उसने दिया था 2018 में। और तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एक्चुअली। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद आपने जो ईएससी है, ईएससी के मतलब कितने अटेम्प्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं, या फिर कब से आपने प्रिपरेशन बेसिकली मतलब फोकस होके सीरियस होके आपने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट की? मैम, जब 2018 में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, तब मैं बस इस एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पहले निकालना चाहता था कि मतलब कौन कंडक्ट करवाता है इंजीनियरिंग सर्विस और सिलेबस क्या होता है ये सब। तो उन दिनों मैं ऑलरेडी एक फर्म में काम कर रहा था और एक ठीक ठाक सैलरी आ रही थी। तो धीरे धीरे मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना चालू किए, बट सीरियसली मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी में तब कूदा जब 2019 में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, होल एंड सोलली मुझे इसी चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। 2019 में मैंने रिजाइन किया और 2020 में मैंने पहले अटेम्प्ट दिया। ऑल्दो मेरा 2020 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और तब जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था एक्चुअल एग्जाम में बैठ के, तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस मैंने गेन कर लिया था कि ये ठीक है, आज नहीं तो ये मैनेजेबल है अगर मैंने एक दो साल और इसमें तैयारी की तो पहला अटेम्प्ट मेरा 2020 में था। 2021 में मैंने गैप ले लिया था। मैंने सोचा था कि 2020 का पूरा साल और 2021 अच्छे से मैं तैयारी करूंगा और 2022 में प्रीलिम्स बैठूंगा। और 2020 में 22 में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था मैम। तो ब्रिलियंट। जी ब्रिलियंट। तो अतुल दैट्स ग्रेट। सर, हैंड ओवर टू यू। हाँ जी मैम, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा, मेरा नाम है अतुल एंड पिछले काफी टाइम से हम लोग तैयारी करवा रहे थे गेट ईएससी के लिए। हमारी ब्रांच है ईसी, लेकिन अमित की ब्रांच है सिविल। सो अमित, अ वेरी वार्म वेलकम। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल, सभी स्टूडेंट्स के चैनल गेट ग्लोब पे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए।
थैंक यू सर। मैं आपके वीडियोस पहले से ही देखा करता था, आपसे पर्सनली मिला करता था, मीनाक्षी मैडम से गाइडेंस लिया करता था, और आज एकदम कैसा बताऊं मैं, अजीब भी फील हो रहा है और बहुत मतलब आई एम शिवरिंग ऑल्सो, क्योंकि मतलब बहुत ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मतलब आप लोगों को ज्वाइन करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो मतलब ड्रीम एग्जैक्टली कम हमें ट्रू। तो यस यस ड्रीम कम टू हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ड्रीम जो है वो कंप्लीट हुआ। और गाइस मैं सबसे पहले अपने गेट ग्लो की जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए मैं एक बार बता दूं बच्चों, सबके लिए एक बार मैं चीजों को समराइज कर देता हूँ कि काफी टाइम से हम लोग जीएस के पार्ट पे बहुत मेहनत करना चाह रहे थे, हमने मेहनत करी भी, हमने काफी टाइम से, स्पेशली थैंक्स टू मीनाक्षी मैम, मेरे को क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता था आने का, लेकिन आज मेरे को गेट ग्लो पे आने का मौका मिला। सो थैंक यू मीनाक्षी मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने मिलके इसको इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। तो ये जैसे अभी तक एस्पायरेंट्स की हेल्प करता है, आगे भी ये प्लेटफॉर्म एस्पायरेंट्स की हेल्प करेगा, आई एम श्योर। सो बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो मैं अभी जैसे अभी सुन रहा था अमित के बारे में, तो अमित को जैसे इंट्रोड्यूस किया मैम ने, एंड ऑफ कोर्स अमित ने अपने बारे में सब कुछ बताया। जैसे अमित ने बोला कि अमित से हम मिलते थे, हम लोगों ने बैठ के अमित ने काफी सारे सवाल किए मेरे से कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आई मीन जैसे कोई भी एस्पायरेंट होता है ना, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं गाइस, राइट? कि जैसे जब आप लोग भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल एकदम से एक अननोन वेल के अंदर आते हो, राइट? जब कोई नया नया आता है ना तो उसके ऊपर एकदम से स्क्रैच से चीजें शुरू होती हैं। तो अमित जब आए थे उन्होंने काफी मेहनत करी शुरू से लेकर के, और जाहिर सी बात है ये बोलने की जरूरत नहीं कि मेहनत करी, उसी का तो परिणाम है कि आज हम सबके सब लोग साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो का मकसद है कि आपको पूरी तरीके से पता चल जाना बॉस की शुरू से लेकर के एक एस्पायरेंट की लाइफ स्टोरी क्या होती है। तो इन शॉर्ट अमित की स्टोरी हम जानेंगे अमित की जुबानी ही। तो आज की इस वीडियो के हीरो हैं हमारे अमित, और नेक्स्ट हीरो आप लोगों में से कोई ना कोई बनना चाहिए डेफिनेटली। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे काफी सारे बच्चों की हेल्प हुई है, आई एम श्योर कि आगे भी हेल्प होती रहेगी। तो हर चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अमित मैं आपके साथ ही चीजों को शुरू करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अब भाई आप हो, आपको सारी चीजें ओपन करके खुली बतानी है, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे एस्पायरेंट्स भी समझ पाए कि यार वो थिंकिंग क्या होती है, वो माइंडसेट क्या होता है। तो जैसा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अपने टीचिंग करियर के अंदर मैंने शुरू से बहुत सारे बच्चों को देखा है अभी तक जो कि आते हैं, कई बार सिलेबस का भी ज्ञान नहीं होता, सिलेबस भी बाद में आके पता चलता है, या फिर चीजों की डेप्थ का पता नहीं होता, या फिर ये नहीं पता होता कि यार हमें क्या मिलने वाला है। तो इन सब चीजों की तरफ आने के लिए यानी कि मेहनत करने के लिए ना एक मोटिवेशन होता है पॉइंट। तो मैं जानना चाहूंगा यार वो मोटिवेशन पॉइंट क्या आया आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम, कि आपको लगा कि नहीं यार मेरे को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये वर्थ है मेरे टाइम का। वो मोटिवेशन कब मिला आपको? सर मैं इसके लिए थोड़ा टाइम लूंगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा टाइम एक्चुअली लीजिए आप। मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जैसे मैंने बताया, मतलब जो सबके केस में नहीं होता बट मेरे केस पे फॉर्चुनेटली हो गया, वो थी मेरी गर्लफ्रेंड जो अभी मेरी वाइफ है। तो उसी ने मुझे बोला था कि मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत सालों से जानती थी और उसे लगता था कि मैं कर पाऊंगा। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस करूंगा। तो उसी ने मतलब थोड़ा रिलेशनशिप के, मैं इवन दो प्राइवेट में तभी काम ही कर रहा था और एक ठीक ठाक डिसेंट सैलरी आई जाती थी मुझे, बट ये उसका सपना था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस करूं। तो उसने एक एक टाइप से मेरे सामने कंडीशन रख ली कि शादी करने से पहले कि अगर तुम ये भले ही फेल हो जाओ इसमें, लेकिन एक दो तीन अटेम्प्ट तो दे देना है इस बारे में। तो मोटिवेशन फैक्टर मेरे लिए होल एंड सोरली वही था कि अब जब कोई आप पे इतना ट्रस्ट करता है तो आपको एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट गिव अ फाइट। इफ वेदर यू फेल और वेदर यू सक्सीड, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट एक फाइट देना जरूरी होता है। और 2020 में सर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो जो कॉन्फिडेंस मुझे एक्चुअली उस रूम में, मैं अभी भी विजुअलाइज करूँ तो उस रूम में बैठ के जब मैं वो पेपर सॉल्व कर रहा था प्रीलिम्स का, तो जीएस के कुछ क्वेश्चंस और टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि सर मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, पर कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा जो मैं पढ़ के आया हूँ वही क्वेश्चंस पूछे। तो वो एक उस चीज ने मेरे को थोड़ा बूस्ट दे दिया था, वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस रेस कर चुका था। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैनेजेबल है। अभी नहीं होगा तो और 2-3 साल में अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो ये हो जाएगा, मैनेजेबल है। तो इसीलिए मैंने 2021 में गैप ले लिया और 2022 में फिर से एक अटेम्प्ट दिया, और उस टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया पर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मोटिवेशन का फैक्टर तो पीछे ऑफ कोर्स मेरी वाइफ ही है।
ये चीज यहाँ से शुरुआत हुई थी सर। ये चीज यार आपने बहुत अच्छी बताई एंड आई रियली मतलब इस चीज के लिए मैं हेड्स ऑफ करूंगा आपको, क्योंकि ये आप लाइव प्लेटफॉर्म पे आके आप बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है गाइस सबके लिए। जितने भी बच्चे हमारे ये लाइव टेलीकास्ट अभी वैसे लाइव नहीं हो रहा है, स्ट्रीम हो रहा है, राइट? ये टेलीकास्ट आप लोग अगर सुन रहे हैं तो बच्चों सबके लिए मोटिवेशन है गाइस। ऑफ कोर्स हमेशा एक एक फैक्टर होता है ना यार कि नहीं ठीक है अभी पढ़ाई कर लेते हैं, अभी ये सब गर्लफ्रेंड वाला जमाना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी चीजें सही डायरेक्शन में हैं, अगर आपको सही तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक्चुअली में ना मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हो। जैसे अमित ने लिया और उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा हाथ था। जैसे अमित ने बोला कि उनको सपोर्ट किया गया, उनको पीछे से बोला गया पूरी तरीके से कि यार तुम 2 अटेम्प्ट लो, 3 अटेम्प्ट लो, तुम करो, लेकिन राइट। तो ये मतलब बहुत कम देखने को मिलता है अमित एंड और मैं मानता हूँ कि यार आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो, क्योंकि कई बार क्योंकि देखो मैं बहुत मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट होऊंगा मैं इस मामले में, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे 1 अटेम्प्ट के बाद 2 अटेम्प्ट के बाद बंदे मतलब सोचते हैं कि ठीक है यार नहीं होगा हमसे। काफी सारे ब्राइट बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि यार जो करते भी हैं मतलब 1 अटेम्प्ट मारेंगे, 2 अटेम्प्ट मारेंगे, उसके बाद वो सोचते हैं कि ठीक है चलो ठीक है छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मारने चाहिए, लेकिन एक कैलिबर का पता चलता है अपने, राइट? एक मोटिवेशन का पता चलता है कि हाँ मेरे पास है या नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मेरे को किसके लिए करना है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि यहाँ से हमें पता चली कि यार एक मोटिवेशन आपके पास था, जिसको लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये डिमोटिवेशन वाला फैक्टर है, लेकिन आपकी लाइफ में वो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर बना जो नेगेटिव नहीं था, जो कि बहुत अच्छा था। आज आपकी वाइफ है तो सबसे पहले तो उसके लिए मैनी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन यार कि आपने उनको अपनी लाइफ में लेकर के आए और वो आपकी लाइफ में आपके साथ हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है गाइस। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना शुरुआत है, अभी जर्नी का खात्मा कहाँ हुआ है, अभी तो अमित की जर्नी शुरू हुई है। और अमित की जो जर्नी नहीं शुरू हुई है, जो नया पार्ट शुरू हुआ है, उसके अंदर वो हर चीज करेंगे, जो भी वो चीज करेंगे आगे हर चीज के बारे में अपडेट आता रहेगा। सो अमित ठीक है, आगे जैसा मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई कि जब आप बैठे हुए थे, मैंने एक चीज को किया नोट, आप ये बोल रहे थे यार कि सर जब मैं बैठा होता था रूम में अकेले, है ना, और मैं किसी और शहर से आके किसी और शहर में बसना, खाने पीने की समस्या, रहने की समस्या, ऑब्वियसली मटेरियल की समस्या, या किसी बड़े शहर में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, क्लासेस की समस्या, है ना, रूम में पंखा चल रहा है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, राइट? देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिससे हमारे एस्पिरेंट्स गुजरते हैं। ये बिल्कुल मैं हार्डकोर ट्रूथ बात कर रहा हूँ जो मैंने भी फेस किया था 10 साल पहले जब मैं खुद इस चीज की तैयारी कर रहा था। और जब मैं टीचिंग में भी था तब भी मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब टीचिंग में अभी भी हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि सर मतलब एक मोटिवेशन होता है कि ठीक है सुबह चल के आना, सर सब चीजों को खत्म कर देना। तो वो चीज क्या थी, मतलब आपकी जो स्ट्रगल जर्नी थी एक तरीके से, वो किस तरीके की रही कि मतलब आपने 2020 का अटेम्प्ट दिया, उसके बाद फिर 21 में आपने ब्रेक लिया, 22 में आपने मेंस आपका मतलब क्वालिफाई हुआ, राइट? और अब 23 में फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो जो अब आप आके रूम में अकेले बैठते थे, एक मोटिवेशन तो था ही, वो मैं समझता हूँ, लेकिन यार ये मोटिवेशन तो ठीक है कुछ टाइम के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक है हाँ पीछे से करेगा, लेकिन एक जो अंदर से डिजायर होती है, आपको कब लगा कि ठीक है हाँ ये मैनेजेबल है, और किस तरीके से आपने इसको प्लान किया एक्चुअली? मतलब आप बहुत ज्यादा पढ़ते थे, किसी भी टाइम उठ के पढ़ लेते थे, या फिर आपने चीजों को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया था सब्जेक्ट्स को? आपने टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगाई? मतलब होल एंड सोल आपने किस तरीके से करा? आपकी जर्नी क्या रही और क्या क्या स्ट्रगल्स थे, अगर आप बताना चाहें एक नए शहर में आने के बाद? सर जब मैंने बताया जैसे कि पहला अटेम्प्ट 2020 में देने के बाद मैंने सोच ही रहा था कि ये मैनेजेबल है, तो मुझे एक साल भर का तो कम से कम गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के दिनों में मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, काफी मीडियोकर स्टूडेंट था। और मैं यूजुअली एक 60% का जो बार रहता है हमारा पास होने का सेमेस्टर वाइज, वो उसको टच करके आ जाता था। मैं बस एक अच्छे फॉर्म में जॉब करना चाहता था, वही इंटेंशन था। ओके ओके ओके। मुझे लगा कि नहीं, आप इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। अच्छा, तो तो 2 साल का लाइफस्टाइल जो में भी गैप चेंजेस लिया लाया? था। जी सर, मेरा डेली रूटीन यही रहता था, और वो इतना मैं मतलब उस चीज को मैं 2 महीने 3 महीने तक का मैंने रूटीन ऐसा बना लिया था कि वो एक हैबिट बन गई थी कि मैं सुबह 8 बजे उठता था, लाइब्रेरी जाता था, 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 9 से 12 बजे तक का मैं कोई न्यू टॉपिक जो रहता था, वो जब शुरुआत की थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉन्ग पढ़ रहा हूँ, तो सॉन्ग का कोई नया टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक के ऊपर से क्लास नोट्स बना लेता था, और शाम के वक्त उसका रिवीजन करता था मैं।
और लाइब्रेरी से छूटने से पहले रात रात को 12-1 बजे मैं लाइब्रेरी से घर पे चले जाता था। लाइब्रेरी भी वो ऐसी थी कि वो मेरे एक फ्रेंड की थी, तो उसने वो मेरे लिए टाइम का एडजस्टमेंट कर लिया था। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और नए टॉपिक के ऊपर से क्लास नोट्स, ये मेरा डेली रूटीन था, और ये पूरे 1 साल भर तक का ये रूटीन मैंने फॉलो किया। तो मेरा सिलेबस जीएस का हो या टेक्निकल का हो, ये इंडिपेंडेंटली कवर हो गया था। प्लस सर, मैंने सैटरडे और संडे को सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए रखा था। हफ्ते में जो बाकी के बचे हुए वीक डेज थे, वहां पे मैं न्यू टॉपिक तो पढ़ता ही था, प्लस उनका रिवीजन भी करता था। जो न्यू टॉपिक पढ़ लिया मैंने, कोई एक टॉपिक किसी एक सब्जेक्ट से, जीएस हो या टेक्निकल हो। और सैटरडे को मैं रिजर्व रखता था जीएस के रिवीजन के लिए, जो भी मैंने हफ्ते भर में नया टॉपिक पढ़ा है, प्लस प्रीवियस जो मैंने टॉपिक कवर किया है उन सब के रिवीजन के लिए। और संडे को जो मैं रखता था वो टेक्निकल के सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। और शाम के वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने थे, और प्लस और कई सोर्सेज से मिल जाते थे, जैसे वर्कबुक वगैरह हो जाए तो ये लगाने थे। और जैसे ही प्रीलिम्स अप्रोच होता था तो मैं ऑनलाइन अप्लाई करता था दूसरे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बैठ जाता था। और सर, 2021 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में दिया करता था, तो वहाँ मुझे थोड़ा ऐसी फीलिंग आ गई थी कि अगर मुझे सीरियसली इस एग्जाम के अटेम्प्ट 2022 में मुझे अटेम्प्ट देना है और सीरियसली प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं होगा। मुझे एक्चुअल जो कंपटीशन है उसमें उतरना है, तो उन लोगों के साथ क्लासरूम में बैठ के एक्चुअल टेस्ट सीरीज देना होगा। तो तभी मैंने ग्रुप में कहीं तो देखा था कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पर वो दिल्ली में है। तो पहला इंस्टेंट हो गया कि मैंने वो मतलब मेरी वाइफ ने ही तभी मुझे बताया था कि दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में तैयारी करो, और तो तुम्हें 1-2 साल अकेला रहना पड़े, बट सीरियसली तैयारी कर लेना, वहां से एग्जाम क्लियर करके ही आ जाना वापस। तो पहली बार मैं 2022 में आ गया था, जस्ट 2021 के अक्टूबर में मैं पहली बार दिल्ली आ गया था। और वो भी मीनाक्षी मैम ने जो ग्रुप बनाया था जीएस डिस्कशन, तो वहीं पर मुझे रूम्स वगैरह और बाकी सारे डिटेल्स मिल गए थे, और मैं वो ग्रुप में बहुत पहले ही ज्वाइन कर चुका था। एक 2021 के शुरुआत में ज्वाइन कर चुका था। जीएस के लिए बहुत अच्छा डिस्कशन का ग्रुप था वो। तो वहां से मेरा जीएस वगैरह रिवीजन भी होता था बढ़िया। तो दिल्ली में जब आया, तो टेस्ट सीरीज जब मैंने लगाई सर, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं और एक फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। तो मेरा यही था कि सैटरडे और संडे को, सैटरडे को जो होता था वो जीएस का टेस्ट होता था, और संडे को जो होता था वो टेक्निकल का एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था सब्जेक्ट वाइज, और फाइनल टेस्ट सारे संडे को होते थे। तो मैं पूरे वीक डेज में जो था वो रिवीजन करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सुबह के वक्त जो मेरा सबसे एक्टिव टाइम है, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्टिव टाइम रहता है, जहाँ पर आपका माइंड 100% एक्टिव है, आपका फोकस कहीं नहीं जा रहा है, वहां आपको नया टॉपिक करना चाहिए। और जहाँ पर आप जरा भी आपकी एक्टिविटी आपका फोकस थोड़ा डेविएट हो रहा है, 80-60% पे चल रहा है, वहां आपको रिवीजन का टॉपिक कर लेना चाहिए, या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगे तो वो बेटर रहेगा। तो वीकडेज में मैं रिवीजन करता था और जाके टेस्ट देता था और एनालाइज करता था कि क्या है। तो ऐसे ही मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था 2022 में। फिर सर, मेंस की तैयारी करनी थी। मेंस की तैयारी के लिए मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद, मतलब रिजल्ट के पहले एग्जाम देने के बाद, मेरा सेंटर लगा था मुंबई में, और मैं मुंबई में ही थोड़े दिन रह गया था और थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। और फिर मैं उन दिनों मीनाक्षी मैम से कांटेक्ट कर रहा था, उन्हें अपडेट दिया करता था ग्रुप के थ्रू कि ऐसा ऐसा मेरा प्रीलिम्स किया है। तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। तो मेंस की तैयारी के लिए वापस से दिल्ली आ गया। अ, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरा जो मेंस का अटेम्प्ट था वो पहला अटेम्प्ट था, और मैंने मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो की फैक्टर होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सर। क्योंकि एग्जैक्टली। क्वेश्चन भी होते ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और आपको ज्यादा टाइम एट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। थोड़ा आपको रिवीजन में कॉम्प्रोमाइज करके जल्दी करना पड़ता है रिवीजन, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की आंसर राइटिंग रहती है वो करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाई क्यू लगा पाया, वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाए। तो
एक बाउंड्री पे आके मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था 2022 में, और वही मैंने रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की 2023 में। और फॉर्चुनेटली जो प्लान बनाया था मैंने प्रीलिम्स और मेंस का, उसमें आप भी एक हिस्सेदार थे और एग्जैक्टली मीनाक्षी मैम एग्जैक्टली। भी थी, बिल्कुल, तो मेरे को ये वो चीज, वर्कआउट कर गया। बिल्कुल और मेरे को वो चीज अब याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है हमें। आपने बिल्कुल सही बात बोली। सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, जो कि मैं स्टूडेंट्स के सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो गाइस, आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अमित के थ्रू मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से अक्सर सवाल करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कि सर प्री क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मेंस में किस तरह से करें। ठीक उसी प्रकार मेरे से अमित ने भी बात करी थी, जैसे आप सबके सब लोग बात करते हैं। एंड आई विश कि आप लोग भी मेरे साथ एक दिन इस तरीके से ही बैठे होंगे सामने। तो अमित ने मेरे से बोला था कि सर, बहुत सिंपल सा, बहुत मासूम, मैं एक इसको बोलूंगा, एक बहुत मासूम सा था क्वेश्चन, कि सर प्रीलिम्स हो जाता है, लेकिन सर ये मेंस में क्या करना है, राइट है, मतलब लिखना क्या है, उसको एग्जामिनर को क्या चाहिए। तो मैंने, हमारा डिस्कशन हुआ काफी काफी टाइम तक। हम लोगों ने डिस्कशन करा, बैठे बात करी कि यार किस तरह से मेंस को टैकल करना है। तो अब तो देखो, मैं तो क्लास में ये सब बातें बताता ही हूँ, लेकिन अब वो जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है ना, वो अमित के पास है। तो अब वही जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, वो अमित अगर बताए अपनी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि यार मेंस का मतलब क्या था, मेंस का मतलब किस तरीके से लिखना था। मेंस को जैसे मैंने डिस्कशन करा था, अमित को भी ये चीजें पता चली थी, और अमित ने उसको यूटिलाइज करा। आई होप सो क्या मतलब, डेफिनेटली उसने यूटिलाइज करा, इसलिए वो सामने बैठा है। तो वो चीजें थी यार, कि अमित ने देखा कि मेंस को लिखना कैसे है, किस तरीके से उसकी डिमांड है। तो अमित, क्या लगा आपको कि मतलब क्या डिमांड थी मेंस की। प्री से तो अलग था ही डेफिनेटली, तो सब जानते हैं। तो लिखने का स्ट्रक्चर क्या था आपका, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने किया करते थे आप, और किस तरीके से फ्रेम किया आपने आपने अपने जो मतलब क्वेश्चन से उसको, क्या क्या आप जब आप क्वेश्चन लिखते थे, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता था आंसर सर लिखते मैं थे। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था कोई भी टेक्निकल का, तो मेरे लिए सबसे पहले जरूरी ये था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हम्म। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि क्या डाटा मुझे दिया गया है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, और क्या डाटा मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, उसमें डायग्राम की जरूरत है नहीं है, ये सब आप ही ने मुझे सिखाया था बैठ के। एक जो क्वेश्चन, जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, वो सब आप ही ने बताया था मेरी मेंस की कोचिंग चालू होने से पहले ही, और टेस्ट सीरीज भी चालू होने से पहले ये आप ही ने सब बताया था। तो मैं यही कर लेता था कि मैं अभी जो क्यू कैप हमको मिलता है, तो उसमें एक लिमिटेड स्पेस रहती है, उसके आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो मैं क्यू कैप पे ही मैंने टेस्ट सीरीज इतने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी एग्जाम के, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस के नहीं, सीएससी और फॉरेस्ट सर्विस के भी मैंने क्वेश्चन लगा दिए थे मेंस के लिए। तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मैं क्यू कैप में इमेजिन कर पाता था कि इतने इतने में मुझे मेरा आंसर बैठ जाएगा। अब आंसर राइटिंग में सर, जैसे कि आपने मुझे पहले एक बार बताया था कि आंसर राइटिंग की बॉडी क्या होती है। अभी कोई डेरिवेशन का क्वेश्चन हो गया या कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो गया, आपने बताया था कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन क्या रखना है, और उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, और उसमें जो एज्यूम्स, जो हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, वो एज्यूम वैल्यू कहाँ से आई है। फिर उसके बाद बॉडी में अगर डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम ऑफ कोर्स दिखाना है। प्लस जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको इस साल क्वेश्चन एक पूछा था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से मेंस में, ओके। टेरजागीज वन डायमेंशन कंसोलिडेशन के एक और क्वेश्चन था जो 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था सर। डुपिट इक्वेशन पे वो क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन, उसके लिए पेजेस भी दिए हुए थे क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं, मेरे ख्याल से 2 पेजेस पूरे खाली थे उसके लिए, अच्छा खासा आप डिराइव करके लिख सकते हो उसमें। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो था, वो सिर्फ इतना था कि एज पर ड्यूपिट्स इक्वेशन सो एंड सो आपको इक्वेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है, और उसका वो वैल्यू जैसे हम गेट में कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू निकाल के लाना था। उसमें पूरे 20 मार्क्स मेरे ख्याल से मिल जाते थे, और मुझे लगता है कि मिले होंगे, और तो मैंने अभी तक अपना आंसर शीट देखा नहीं है, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था मेंस में पेपर 2 में, उससे एट पार मेरा ठीक ही परफॉर्मेंस आया, 190 के आसपास मिल गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 180 के आसपास मिल जाए, अगर यहाँ पर कुछ कर्टेलमेंट होता है। तो आंसर राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कि उन अप टू द पॉइंट रीजनेबल आंसर राइटिंग होने चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई बीए का कोई एग्जाम नहीं जिसमें सिर्फ पेजेस भरना है, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली। एवरीथिंग शुड बी रीजनेबल, एवरीथिंग शुड कम विद अ गुड रीजन, दैट आई फेल्ट। और जो मैंने आपसे भी सीखा है, और अपने टेस्ट सीरीज और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सपीरियंस से भी देखा है। क्वेश्चन हम शायद उतना लेंथी भी ना हो, बट इट शुड कम विद द रीजनिंग, देन इट कैन प्रोवाइड फुल मार्क्स, दैट आई बिलीव सो। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। और गाइस, सभी लोगों के लिए मैं यही बात बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इस पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ कि ये तो अब लाइव एग्जांपल है आपके सामने, राइट, कि किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करके ना, मतलब हमें अगर पता हो कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है तो हम काफी ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अमित ने बताया कि बॉस स्पेस आपके पास एक फिक्स है, किस तरीके से उसको यूज करना है, पॉइंट वाइज रखना है, डायग्राम चाहिए तो डायग्राम रखने हैं, ब्लॉक कहाँ पे बनाने हैं, कितना सुंदर रखना है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कॉपी चेक करने का मन करे। अगर इस सब कुछ समराइज करना है ना, जैसे मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि भाई उसका मन नहीं है कॉपी चेक करने का, एग्जामिनर को आपको कॉपी चेक करवानी है अपनी, कि हाँ ठीक है देखो मैंने कुछ लिखा है, कुछ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सुंदर सुंदर ही, कुछ अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे क्वांटिटीज, अच्छी अच्छी हर एक चीज का ध्यान रखते हुए, जैसे डायमेंशंस वगैरह का ध्यान रखते हुए, राइट, मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ, सिविल की भी इनफैक्ट बात करूँ ब्रांच की, तो हमें डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट, यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्या क्या यूनिट हमने यूज करी है, बिल्कुल सही यूनिट्स के साथ में आंसर हमारा परफेक्टली आ जाए एक एक रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर। जैसे अमित ने बोला कि बहुत बड़ा अगर क्वेश्चन है तो उसको डिस्क्रिप्टिव भी, उसका आंसर भी उसको बड़ा चाहिए तो उसने स्पेस भी बढ़ा देगा, उस हिसाब से वो उसको क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के हिसाब से आंसर करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज ये सबको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अमित तो यानी कि हमारा प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, और जैसे कि इससे पहले जीएस के अंदर भी ग्रुप के अंदर से काफी हेल्प हुई थी अमित की, और आई होप सो कि वो ग्रुप आगे भी चलेगा। अभी हम काफी मेहनत कर रहे हैं, फिलहाल थोड़ा सा यार वो ग्रुप अभी स्लो हो गया था ये क्योंकि होल्ड पे कुछ। है। हाँ जी मैडम, राइट आप राइट। थोड़ा सा बताएंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों है ग्रुप होल्ड पे, आप बताइए। और नहीं मतलब थोड़ा थोड़े टाइम के लिए ग्रुप अभी होल्ड पे है। आई होप हम्म, कि जल्दी हम उसको रिज्यूम करेंगे। हम्म, और बिल्कुल एक्चुअली मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर जीएस की बात आती है सर यहाँ पे, तो मैं अमित से ज़रूर ये बात जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जीएस में जो हम, एक होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स को जोड़ के चले, एक कुछ सब्जेक्ट्स को हम छोड़ के चले, तो हम्म, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जीएस में जिनको अगर स्टूडेंट लाइक कम अमाउंट में पढ़े या कम कम उसको टाइम दे तो भी वो अच्छा स्कोर कर सकता है? या फिर आप ओवरऑल बता सकते हो कि भाई आप ये 4-5 सब्जेक्ट्स है जीएस में, इसको आप इन पे आप अच्छी पकड़ बना लो, एंड देन आपका जो है जीएस जो प्रीलिम्स है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। मैडम, इस बारे में मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जीएस जो है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है पिछले राइट दो राइट। सालों से। हाँ। बिल्कुल सही। और मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि कुछ ये सो एंड सो टॉपिक्स है, मैं किसी टॉपिक, कोई मेरा फेवरेट ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, बट ऑल दो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। मुझे लगता है अभी मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। 10 सब्जेक्ट है जीएस में, उसमें से एक करंट अफेयर आप हटा दो, क्योंकि करंट अफेयर तो आप वैसे भी वो तो डायनेमिक हो गया। जनवरी और आप हम्म। प्रैक्टिस करवा देते हो। बचे हुए जो 9 सब्जेक्ट है, तो 9 सब्जेक्ट में क्योंकि मैं 2016 में जब पास आउट हुआ था, तो उसके बाद एक 3 साल का गैप हो गया, तो मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बिल्कुल संबंध टूट ही गया था ऑलमोस्ट। तो मुझे पता था कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है। एप्टीट्यूड ठीक ठाक था, बट इतना भी नहीं कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मैं स्कोर कर सकता था उसमें। मटेरियल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो ऐसे थे जो मुझे बहुत डिफिकल्ट जाते थे। बट क्योंकि मैंने आपसे भी एक बार डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज के दौरान, आपने बोला था कि एटलीस्ट ऐसा ना हो जाओ कि आप एक्सेल ना करो भले ही इन सारे सब्जेक्ट पे, बट यू शुड हैव एटलीस्ट सम बेसिक और मिनिमम नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। क्योंकि जो जो पेपर हमारा जीएस का है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। इस साल जो जीएस का पेपर था उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट और वेग भी थे। और ऐसा था कि जिस बच्चों ने अदर सब्जेक्ट जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस और ड्राइंग हो गया, आईसीटी हो गया, इनके बारे में एक मॉडरेट लेवल की भी तैयारी कर ली होगी, तो उनका जीएस ठीक ठाक ही गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि वेटेजेस भी साल के साथ चेंज हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक नहीं है, जो आप ही ने मुझे बोला था मैं बोल देता हूँ, जो सब्जेक्ट आपका वीक थैंक है यू। उन पे हाँ। एक मिनिमम या एक बेसिक आप कमांड बना के रख लीजिए, कि ऐसा ना हो कि आप एकदम ही लूजर हो उसमें। ठीक है, कुछ एरियाज उसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा ना, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, फलाना एक्स वाई जेड सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस पर आप एटलीस्ट बैर मिनिमम या एक्यूरेसी मेंटेन करके ठीक ठाक
गिव एंड टेक वाला रिलेशन रख के स्कोर करने की कोशिश की, जो आपके एक्सेल करने वाले एरिया है। जैसे मेरे लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, कुछ कुछ बच्चे नहीं विजुअलाइज कर सकते, तो मेरे लिए बहुत स्कोरिंग है। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस बहुत स्कोरिंग है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उनमें आप एक्सेल करने की कोशिश कीजिए, उनको रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज से आप वैल्यू एडिशन कीजिए। मैं जब टेस्ट सीरीज के लिए, मुझे याद है 2022 में जब मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब मैंने थोड़ा अपने क्या था जिस वजह से मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो सोचते ही साथ मैंने ये भी सोचा था कि प्रीलिम्स इस बार मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर आया था, तब फॉर्चुनेटली मीनाक्षी मैम आप थी वहाँ पे, तो आपसे कांटेक्ट होते रहता था, तो आप ही के साथ मिलके मैं वैल्यू एडिशन भी करता था, और जो टेस्ट सीरीज के साथ नई नई चीजें मिलती थी मुझे, और मैंने एक कंबाइंड सारे सब्जेक्ट का एक कंबाइंड एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लिया था, ताकि मैं रिवीजन करके जीएस टैकल कर पाऊँ याद और है वो मुझे, काम कर आपने वो पाऊँ। शेयर भी किए थे कि आप इसको एक बार वेरीफाई कर दीजिए, राइट? जी जी, मैं आप ही चेक कर रहा था। तो और मैंने, आपको याद भी होगा एक बार इंजीनियर, मैंने जैसे बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरा काफी वीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑफलाइन टेस्ट जब हो गया, तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा टेस्ट दिया, और वहाँ पे मेरा वो एक ही टेस्ट था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जिसमें मुझे सबसे कम मार्क्स पड़े थे, और बाकी सारे टेस्ट में मैं अच्छा खासा स्कोर करा था। तो आप ही ने मुझे तभी एडवाइस किया था कि एटलीस्ट यहाँ पे इतना कमांड आप डेवलप कर लो कि ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे, 5 हो जाएंगे, 5 में से आप 5 एक्यूरेटली एटलीस्ट करके आ जाओ। तो जो बिल्कुल, बिल्कुल। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है जीएस में, वहाँ पे आप ओवरडू करने ना जाए। बस ठीक है, एक ठीक ठाक मार्क्स आपने वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया, जो बाकी आपके सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो, वहां पर आप एक्सेल कर लीजिए। वैसे भी जीएस में ज्यादा लोग स्कोर भी नहीं कर पाते मैम। राइट, राइट, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है यूपीएससी ईएससी का जो भी सिनेरियो है, तो बेसिकली क्या है, टेक्निकल जो पेपर है वो स्टूडेंट्स कर देते हैं, प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है टेक्निकल बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं इजीली। तो ईएससी वाला जो यूपीएससी है उसने क्या किया है कि जीएस के पेपर जो कॉमन पेपर है उसको टफ बनाना शुरू कर दिया, वही थोड़ा जी सा जी जी मैम। अनएक्सेप्शनल पेपर बनता है। तो जो जी आप श्योर होके जाओगे कि हाँ भाई इस वाले जो है सब्जेक्ट में मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन अनएक्सेप्शनल है पेपर, है ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है उसमें, क्या पता जो आपको अच्छे से आता है उसमें से 2 ही क्वेश्चन आए सिर्फ। तो ओवरऑल यही है कि स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये बात है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे थोड़ा पढ़ो, अगर कोई किसी भी जीएस के सब्जेक्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बस उसका एक ओवरव्यू ज़रूर लेके जाओ, छोड़ना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, राइट? यस गाइस, यस यस, बिल्कुल मैडम ने एक बात बिल्कुल सही बोली मैम, मैं इसी बात को जी, एक्सटेंड करना चाहूंगा। जी सर। जो जो कि अमित ने बोला, तो गाइस ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं कोई टीचर बन के बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। जब हम लोग क्लास में होते हैं ना, तो हम सबके सब, मैं ही नहीं, मीनाक्षी मैम हो या कोई भी फैकल्टी हो, सबसे एक बात बोलते हैं कि नहीं, यू शुड डू इट, राइट। इंजीनियरिंग मैथ्स, जैसे जब मैं इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा था, तो एक ही होता ना कि नहीं यार तुम्हें करना है, राइट, करना है। लेकिन जब उस सब्जेक्ट का एंड आता है, या फिर जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि सर किस तरह से करना है, तो भाई हम एक ही सलाह देते हैं, जीएस के अंदर हो या टेक्निकल के अंदर हो, कि यार जो बेयर मिनिमम है उसको तो करना ही करना है, डेफिनेटली, राइट। और जीएस तो यार बिल्कुल, मैं ये बात बहुत सालों से शुरू से कहता आ रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू इसका ये है कि ये किसी के पल्ले नहीं पड़ी है, किसी के हाथ नहीं आई, इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं खींच सकता, फॉर श्योर। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ये चीज बिल्कुल क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से लक पे हुआ है डिपेंड, लेकिन हाँ, जिस तरह से अमित ने बोला, जो आपको अच्छा लगता है आपके अपने हिसाब से, राइट, उतना आप करो, और बेयर मिनिमम सबके अंदर करके चलो कि हाँ यार इतना आ जाए तो इतना मैं इस सब्जेक्ट में से कर दूंगा। हो सकता है कि उसमें से बहुत ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि ना आए, एक परफेक्ट पैटर्न इसमें नहीं पकड़ पा रहे। जैसे गेट के अंदर एक परफेक्ट पैटर्न हमें पता चलता है टेक्निकल का, ईएस के अंदर भी इनफैक्ट टेक्निकल के अंदर हमें एक परफेक्ट पैटर्न पता चल जाता है, बट जीएस का वो एक परफेक्ट पैटर्न अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। हम लोग भी काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये यूट्यूब पे सामने, सबके सामने ये चीज ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि भाई इसका परफेक्ट पैटर्न कोई भी नहीं पता कर सकता है। हाँ, उसके आसपास हम काफी पहुंच चुके हैं इतनी मेहनत करने के बाद, आप लोगों की हेल्प के लिए, तो वो चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी, कोई इशू वाली बात उसके अंदर नहीं है। जैसे अमित को हेल्प हुई है, ऐसे सबको भी हेल्प होगी फॉर श्योर। सो अमित, यहाँ तक तो चीजें सब कुछ सही थी बॉस। अब आपका पहला इंटरव्यू की बात मैं करता हूँ। तो जब आपका इंटरव्यू था, फाइनली जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो पहले तो एक चीज होती है ना कि हाँ ठीक है यार, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ बिल्कुल शॉर्ट में कि यार जब कॉल आया था पहला, मतलब कॉल तो नहीं आया होगा, खैर वो तो आईआईटी से आता है, जब हम सिलेक्शन होते हैं, मतलब जब रैंक वगैरह आती है, जब आपने देखा कि हाँ मेरे को इंटरव्यू कॉल आ चुका है, राइट, तो फिर कैसा लगा? मतलब कि हाँ ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा तो लगा ही होगा, मतलब
थोड़ी सी घबराहट हुई, टाइम कम लगा, टाइम ज्यादा था, क्या चीजें आई दिमाग में? नहीं सर, इस साल मैं काफी श्योर था कि इंटरव्यू का ओके। कॉल आने वाला है, मेंस के रिजल्ट में नाम आने वाला है। उसके पीछे रीजन भी ये था कि प्रीलिम्स और मेंस जो था वो आपने और मीनाक्षी मैम ने और मैंने बैठ के जो हमने स्ट्रेटेजी की थी, वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जा चुका था। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं श्योर था। प्रॉब्लम ये था कि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मुझे हम्म। अ, वो एक फियर रहता है कि आप जा रहे हो, आप यूपीएससी में आप जा रहे हो। मैं तो पहली बार जब यूपीएससी देखा तो मैं शॉक रह गया एकदम कि मतलब ये क्या क्या बवाल है ये। मतलब अ- अंदर आप जैसे जाते हो, मतलब वो इमेजिन ही करके मैं बहुत डर गया था कि इंटरव्यू में मैं कैसे फेस करूंगा। और इंटरव्यू होता भी है कि आपको पैनल के सामने बोलना पड़ता है बहुत सारी चीजें। एग्जैक्टली। पहला इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। और मेरा क्योंकि प्रीवियस मेरा एकेडमिक प्रोफाइल भी इतना कुछ खास नहीं है कि एकेडमिक प्रोफाइल पे वो क्वेश्चन पूछ पाए। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है अब कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो उसके रिगार्डिंग होगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही था कि डेफ बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा सर, मजेदार बात यह है कि मुझे पता भी नहीं था डेफ होता क्या है। मुझे लगा कि हमें जैसे बायोडेटा हम कहीं पे भी रिज्यूमे भेजते हैं, तो वैसे रिज्यूमे शायद लिखे जाते होंगे। यस, डेफ बाद में डेफ जो एक सेकंड। तो डेफ के लिए मैं सब बच्चों के बता दूं, डेफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यूपीएससी से पहले भर के भेजना होता है। तो अमित, आप बताइए आप डेफ के बारे में। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी डेफ बोलेंगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना होता है। यस अमित, बताइए। तो डेफ के बारे में सर मैंने देख लिया था यूट्यूब पे डेफ होता क्या है, बट सबसे क्रिटिकल होता है डेफ भरना। क्योंकि डेफ पे ही आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चन या टेक्निकल से छोड़ के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो ज्यादातर डेफ पे फोकस करके आपके क्वेश्चन होते हैं। तो डेफ भरना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मेरी ये गलती ये हो गई कि मैं इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड इतना था कि मैं ओवर एक्साइटमेंट में डेफ भर दिया था। ओके। उसमें अब मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ से कंसल्ट करके मैंने डेफ भर दिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इतना हॉबी वॉबी के बारे में आपसे पूछते नहीं, आप क्रिकेट डाल देना, और आप स्कूल में क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, ये भी डाल देना। मैं ठीक है, मैंने डाल दिया। ऑल्दो लकीली पूछा नहीं उन्होंने, बट जब आप मॉक में जाते हो तो फिर उस पे आपको बहुत बुरा ग्राइंड करते हैं। आपको क्रिकेट आपने डाल दिया हो क्रिकेट में, तो मॉक वाले तो बहुत ही गंदा ग्राइंड करते हैं वहां पे आपको। आप एकदम रोने आ जाते हो वहां पे। तो डेफ मैंने भर दिया था। और फॉर्चुनेटली आप तभी दिल्ली में आए हुए थे। आप और मीनाक्षी मैम दिल्ली आ चुके थे, तो मैंने आपके साथ, मुझे याद है आपके साथ बैठ के मैंने डेफ डिस्कस किया था, और आपने मुझे एरियाज बता दिए थे कि सो एंड सो एरियाज आप तैयारी करना। तो वो एरियाज मैंने एक काम कर लिया था कि उनके ऊपर से शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, जैसे जो जो एरियाज आपने बताए थे, और मैं उन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करता था जैसे मैं कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूँ, एटलीस्ट आइडिया हो जाए उस बारे में। तो पहला मॉक मैंने जब दिया था सर, तो काफी कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश की। और तो पहले मॉक जैसा मेरा अच्छा चला गया, वो मेरे साथ एक चीज हो गई कि कोई एक चीज आप पहली बार ट्राई करते हो, तो और वो ठीक से जा रहा है आपको, तो उस पे आपका थोड़ा धीरे धीरे कमांड डेवलप होना चालू होता है, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो। तो वही हो गया। तो ऐसे 8 मॉक्स मैंने दिए, और फाइनल जो लास्ट मेरा मॉक था, वहां तक का मैंने आपको सभी मॉक्स के वीडियो भेजे थे। आपसे रिव्यू लिया करता था मैं। फिर यस यस। उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद वापस से नए मॉक में जाता था। और ऐसे ही करते करते एग्जाम के जस्ट मैंने एक 9 दिन पहले, मैंने 9 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था, और 9 दिन पहले मैंने 30 अक्टूबर को मेरे ख्याल से मेरा लास्ट मॉक था। और तब तक मैं काफी शाइन हो चुका था। इंटरव्यू के एक दिन पहले आपका कॉल आया था मुझे, और यस आई आपने रिमेम्बर। बताया था कि आपने पूरे मॉक्स देके, और आप काफी कॉन्फिडेंट हो, मैं अच्छे से कर लूंगा इंटरव्यू। यस। और इंटरव्यू के लिए चला गया सर। मैं पैनल का नाम तो नहीं लूंगा, बहुत एक्सपीरियंस पैनल मिला हुआ था मुझे, सुबह फोरनून का सेशन था, और काफी एक्सपीरियंस पैनल मिला हुआ था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो लास्ट ईयर भी इंटरव्यू आया था, बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो हम बस जाने ही वाले थे, मेरा दूसरे नंबर पे मुझे कॉल आना था उसी पैनल से। तो मैं चला गया पैनल अंदर। XYZ सर बैठे हुए थे, और वो काफी रिनोन पर्सनैलिटी है, और काफी मतलब उनका नाम भी है, न्यूज में हमेशा आते ही रहते हैं वो। तो वो पैनल में बैठे हुए थे। मैं पहले तो उनको देख के ही घबरा गया, तो मॉक वगैरह सब भूल गया था मैं। एग्जैक्टली। ये होता तो है। हाँ,
तो उनके साथ और 3 टेक्निकल के आदमी बैठे हुए थे जिनको काफ़ी मैं जानता नहीं था उन्हें, पर टेक्निकल का उनको काफ़ी एक्सपर्टीज़ था, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपका 3 साल का आपने लिखा है कि वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ का आपको वर्क एक्सपीरियंस है? तो मैंने रेलवे पहले बोल दिया, बोलते-बोलते कि मैंने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने काम किया हूँ। तो रेलवे ही सुनते ही उनका कान खड़े हो पता गए। नहीं क्या हो गया। हाँ, होना ही तो था। आउट ऑफ द आईआरएस सबसे टॉप टॉप जॉब्स होती है, राइट? तो उनके कान खड़े होने ही थे। हाँ जी, आगे बताइए। तो चेयरमैन साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पहले पूछ लिया। हम्म, वो पहले पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा बलास्ट का क्या यूज है? मैंने हम्म, बताया सर बलास्ट टू डिस्ट्रीब्यूट लोड एंड सो। अच्छा, मैंने आंसर दिया, शुरुआत अच्छे से की। हम्म, तो उन्होंने बोला कि पहले कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, और हम बस एक कैजुअल चैट कर रहे हैं, ये ऐसा कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं। वो आपको कंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वही ट्रैप है। तो एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि कंफर्टेबल हो जाओ, मैं हो गया कंफर्टेबल, अच्छे से एकदम लीन करके बैठा हुआ था। बट जो पोस्चर मैंने मॉक में रखा था वही मैंने मेंटेन किया था। अ, पहला बलास के ऊपर से उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, अच्छा एक बात बताना, अगर रोड रोड में जो हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं उसकी जगह पे अगर बलास्ट यूज करें तो क्या क्यों हम यूज नहीं करते? बलास्ट तो ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो वहां से जो उन्होंने टेक ऑफ लिया, उसके बाद उन्होंने कभी लैंड ही नहीं किया। वहां से जो भी मेंबर जो मेंबर ने क्वेश्चन पूछा नाइस। था उन्होंने कभी लैंड ही नहीं किया। वो मुझे याद है, मुझे पैनल पूरा रोस्ट करने मेरे के से लिए पहले बैठे हुए थे। रोस्ट मतलब वो मुझे मॉक से हम्म। ऑल्दो काफी डिफरेंट होता है एक्चुअल इंटरव्यू, हाँ, राइट। बट आप बिल्कुल। मॉक से और लेकिन आप एनालाइज करके आप जाते हो ना मॉक वगैरह से, उसका फायदा होता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। मॉक्स जितना आप दे ज्यादा, और प्रैक्टिस है, जिनको प्रैक्टिस। आप राइट। जी जी जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो उनसे आप रिव्यू करवाते रहे हमेशा, चाहे वो मॉक हो या प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक गाइडिंग टॉर्च होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे एग्जाम में। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब कि जब उन्होंने टेक ऑफ करा, उसके बाद फिर वो उड़ते ही रहे, आपको भी लेके उड़े साथ में? क्या क्या हुआ मतलब? कितने कितने टाइम चला आपका इंटरव्यू? क्योंकि मेरे को एक मेरा चीज मैं इंटरव्यू अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि यार मतलब ये काफी छुपी हुई बातें रहती हैं इंटरव्यू की, जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वो एकदम से नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, तो बाकी भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उसको देख लें। तो अमित, थोड़ा सा बताइए आप कि जब वो उन्होंने सवाल करने शुरू करे आपसे, और वो तो ठीक है टेक्निकलिटी आपकी सिविल की रहेगी, लेकिन आपको क्या लगा कि मतलब सवालों की डेप्थ क्या थी? कंफर्टेबल उन्होंने आपको कर दिया था, लेकिन मतलब कितने टाइम का आपका इंटरव्यू चला? आपको उनका गेस्चर कैसा लगा? इंटरेस्टेड लगे आप में, या आपको कभी बोरियत फील हो, जैसे होता है कि बस यार छोड़ दो मेरे को, ऐसा कुछ फील हुआ हो आपको? या लगा हो कि नहीं और बात करनी है? मतलब क्या 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 मन में चल रहा था, क्या क्या थे, और एक्चुअल में क्या चल रहा था? मतलब आपके मन में क्या चल रहा था और एक्चुअल में इंटरव्यू में क्या चल रहा था, अगर आप बता पाए। सर, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मेरा तो पूरा पूरा ध्यान जो था वो सिर्फ पैनल की तरफ था कि उनके क्वेश्चंस क्या थे और मुझे कैसे टैकल करना हम्म, था। जो उनके क्वेश्चंस थे उससे मुझे ऐसा लगा कि उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो जनरली ये रहती है कि वेदर दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ बीइंग एन ऑफिसर और नॉट। हम्म, ये जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वो क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है, उसकी एग्जैक्टली। यूटिलिटी क्या है, और क्या सिर्फ इसने इंजीनियरिंग कर ली है। यहाँ तक का एम ये नहीं रहता सर, मुझे ऐसा मतलब मेरे इंटरव्यू से फील हुआ उनका एम शायद ये नहीं रहता होगा कि वो आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक करे। टेक्निकल नॉलेज तो वो आप मेंस और प्रीलिम्स में आपकी चेक कर चुके हैं। वो बस एग्जैक्टली। आपकी यूटिलिटी जानना चाहते हैं कि आपके पास एक कोई कंडीशन दे दी हो। अभी मैं बोलूंगा, एक मेंबर थे, मैं जानता नहीं उन्हें, बट उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपको एक एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना है और आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, आप एम्बैंकमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, शुरू से बताना, और पूरा आप क्वालिटी कंट्रोल भी कैसे मेंटेन करोगे, पूरा बताना। बस वो अ, उनके पास था कि मैंने एक्सपीरियंस लिया हूँ कंस्ट्रक्शन के काम पे, और वो जानना चाहते थे कि वेदर आई एम कैपेबल और मेरी उतनी यूटिलिटी है कि नहीं मैं कि एक प्रोजेक्ट हैंडल कर पाऊँ। ओवरऑल वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को देखना चाहते थे। यस। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत वेग थे, मुझे एक सर ने पूछा था कि टोमेटो कौन से टाइप का फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और ओके। वो एक ही मेरा पूरे इंटरव्यू में क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक ब्लफ मारा था, और वो ब्लफ लकीली सही जगह पे बैठ गया। ओके। तो तो बाकी जो क्वेश्चन वेग थे, मैंने
उनसे डिनाई कर लिया था कि जहाँ पे मुझे 20% कॉन्फिडेंस है वहाँ पे डिनाई कर दिया सर मुझे इसका आंसर पता नहीं है। जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे उसके मैंने काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं जो जहाँ पे मुझे जो मेरा एरिया था मुझे लगा कि इस पे मैं बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर सकता हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे मैंने आंसर दिए थे। और मेरे ख्याल से 126 मुझे सर इंटरव्यू में पड़े, तो मैं जो उसे कि काफी फेयर अच्छे इनफ, नंबर है। हाँ। जी जी मैं फेयर इनफ जज करता हूँ उसे, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोर जो इंटरव्यू में मिला है वो 140 का है, तो मैं ठीक ही 126 ठाक इज नॉट बैड। इंटरव्यू गया था। यस। आपको उतना ही मुझे लगता है बोलना चाहिए जितना आप जानते हो। आपको ऐसा नहीं कि आप फ्लूक मार रहे हो या ऐसे कुछ एग्जैक्टली ये सबसे सब इम्पोर्टेंट ज्ञान पॉइंट। है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट, क्योंकि जब मेरे को याद है गाइस, अमित से जब मेरी बात होती थी फोन पे, हमारे इंटरव्यू हो जाते थे, मैं कभी भी अमित से जब मैं बात करता था मैं ऐसे ऐसे सवाल करना शुरू कर देता था। अच्छा ठीक है, मुंबई से हो तो बताओ ये कैसे है। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है जो मैं यूट्यूब पे बैठ के करूँ डिस्कस, लेकिन मेरे को पता होता था कि ठीक है अमित कहाँ पे झूठ बोल रहा है, कहाँ ब्लफ मार रहा है। तो मैंने उसको एक चीज बताई थी हमेशा, जो कि सब बच्चों के लिए है, और मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ पॉइंट क्या, कि जब मेरे को पता चल रहा है, मैं तो बहुत कम एक्सपीरियंस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट। मैं तो यूपीएससी वालों के सामने जो वहां पे बैठ के इंटरव्यू करेंगे उनके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है, वो लोग तो बहुत बड़े लोग होते हैं, राइट। तो जब एक छोटा सा टीचर अगर आपसे बात करता है और वो अगर आपकी वो चीज जान पा रहा है कि यार आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो, कहाँ पे फ्लूक मार रहे हो, तो मैंने अमित को ये चीज बोली थी यार कि उन लोगों को पता है, वो तुम्हारे सामने हंसेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन उनके इस ट्रैप में फंसना मत बिल्कुल भी। और कभी भी कुछ भी चीज जो तुम्हें नहीं पता, जिस चीज के बारे में तुम श्योर नहीं हो, उसके बारे में झूठ मत बोलना शुरू करना कि हाँ ठीक है मैंने ये ऐसे किया था, मैंने वो ऐसे किया था, या फिर ये चीज ऐसे होती है। वो तुमसे उस झूठ की दलदल में तुम्हें खींचते चले जाएंगे, और जब तुम एंड में डेड एंड पे आओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हें लगेगा अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, राइट। तो वो चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, राइट, है ना अमित। ये चीज तुम्हें जी फील सर, हुई इंटरव्यू के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इंटरव्यू का जो मेरा सेशन बाहर जब मैं निकला इंटरव्यू से करके, तो मैंने पता नहीं मुझे समझा ही नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा गया। मैं तो डर गया कि इस साल मेरे ख्याल से रह जाएगा और अगले साल मुझे फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बाहर आके मैंने सबसे पहले जो इंसान को कॉल किया था वो मीनाक्षी मैम थी। यस। थैंक यू, मीनाक्षी थैंक यू। मीनाक्षी मैम, मैं ऐसा बड़ी बोल नहीं बोलूंगा, पर मीनाक्षी मैम हमेशा एक आप बोलते हो ना, आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हो हम्म। तो वो हमेशा रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगी। तो ऐसा था, तो उनका सिर्फ एक ही था कि तुमने इंटरव्यू वाले से जो पैनल था उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया। मैंने बोला हाँ मैम आर्ग्यू नहीं किया बस, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया है, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ की साइड पे। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, रिमेम्बर। आपका हो जाएगा। राइट। तो मुझे याद है मैं वही तो, क्योंकि सुनते ही ठीक था कि जो ओवरऑल आपने बताया, लेकिन उस दिन कॉल पे मैं समझ गई थी कि थोड़ा सा मन में आपके डर है कि यार पता नहीं, मैंने कर तो दिया, भगवान ही जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा असमंजस थी वहाँ पे, थोड़ी सी कंफ्यूजन वहाँ पे थी, लेकिन आई वॉज श्योर कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ें आपने बोली है, ये आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, और मैं एंड एक और चीज बता दूंगा मैं कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते इंटरव्यू के बारे में। अब मैं मेरे दोस्त का नाम नहीं लूंगा, बट वो मेरे बाद वाले नंबर में उसका नंबर था, और उसका इंटरव्यू एक्चुअली उसने पैनल के बारे में बहुत रिसर्च कर लिया था कि ये पैनल इन सर का पैनल है, और प्रीवियस सारे इंटरव्यूज उसने देख लिया था जो ग्रुप पे हमारे अवेलेबल रह जाते, जो इंटरव्यू देकर आते हैं उनका उनके थ्रू अवेलेबल हो जाते कि ये पैनल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे जो पैनल थे वो लास्ट में एक आपको एक ब्लैंक चेक दे देते थे कि किसी भी टॉपिक पे आप बोल दो। वो आपका ब्लैंक चेक है, उससे थोड़ा इफेक्ट करेगा, आप इंटरव्यू को एक दूसरी डायरेक्शन दे सकते हो और आप चले जाओ कंक्लूड करने से पहले। तो उसने काफी रिसर्च किया था उस पैनल के बारे में, और वो बाहर आने के बाद इंटरव्यू देके, एक तो पहले ही मैं कंफ्यूज था, मिक्स रिव्यू था मेरा खुद के इंटरव्यू के बारे में कि शायद वापस आना पड़े या अच्छा नहीं गया वो इंटरव्यू। पर वो बंदा बाहर आके मुझे फोन करके फिर बोलने लगा यार जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही इंटरव्यू चला गया। तो मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया। अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया, और मुझे काफी दुख भी है उस बारे में। बट ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि you don't judge yourself about your performance at how you perform। ये आप नहीं जज कर सकते इस पर्टिकुलर एग्जाम में सर, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और इसका हर स्टेज भी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं
2022 में मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई होने के सबसे पहले रीजन ये था कि क्योंकि मैं अतुल सर, आप जानते हो, इस साल जब मैंने तैयारी की थी मेंस की, तो हम एक पैटर्न बना चुके थे कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है और वही हम मॉक टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देखेंगे, वहां से रिजल्ट क्या आता है और फिर वो एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई करके देखेंगे। एग्जैक्टली। ये मैंने 2022 में एक पैटर्न सोच लिया था कि मेरे को आंसर अटेम्प्ट करने का पैटर्न, क्योंकि 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए, एक तैयार हो, वो भी मॉक में प्रैक्टिस करके आप प्रूवन रिजल्ट के साथ आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो मैंने मॉक में जो पैटर्न अटेम्प्ट करने का बनाया था, एग्जाम की जस्ट एक दिन पहले मैंने वो चेंज कर दिया था और उस वजह से हाँ, पेपर 1 मेरा बहुत ही मतलब जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे बहुत ही खराब चला गया था। ऑल्दो पेपर 2 बहुत अच्छा चला गया था, क्योंकि पेपर 2 भी बहुत इजी था उस टाइम पे 2022 में जो अटेम्प्ट हुआ था। तो आप एक जैसे अभी अतुल सर और मीनाक्षी मैम, आप तो जानते ही होंगे, जो एक स्ट्रेटेजी जैसे हमने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मेंस और प्रीलिम्स के लिए, उसी को टेस्ट सीरीज में, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इज मैंडेटरी और उस पर आपको अप्लाई करना है और जाके उसको एग्जीक्यूट करना है आपको एक्चुअल एग्जाम में। तो ये मुझे लगा है। एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर कि एग्जाम ब्रेक, इंसान तो ऑफ कोर्स यार इमोशंस होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन एग्जाम ब्रेक हमेशा एक मशीन करता है। मतलब मशीन की तरह सोचना पड़ता है आपको, एक मशीन की तरह चलना पड़ता है, अपना एक फिक्स पैटर्न उसको फॉलो करना पड़ता है। जब आप उस चीज को करते हो तभी वो चीजें हो पाती हैं। ये बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को बार बार बोलता हूँ और ये चीज बिल्कुल हकीकत है। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। यू हैव टू ट्रेन। एजुकेशन एक अलग चीज है, एजुकेट तो आप करते ही हो अपने आप को, लेकिन एक ट्रेनिंग किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, टैकल करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो जाता है। तो ये चीजें तो अमित बहुत अच्छी रही, मेरे को तो बहुत खुशी है दोस्त, एंड आई एम रियली सो हैप्पी कि आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी वाइफ के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और सीरियसली सीरियसली इस चीज के लिए मैं मतलब दिल से शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। ये सफलता सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, आपकी वाइफ की भी है, साथ में आपकी फैमिली की है। जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएट थे उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि यार ये जीत जब होती है ना, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कितना एफर्ट लगता है। मैं जानता हूँ कितनी स्वेट, कितना हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है, या कितना मतलब कितनी रातों की नींद गई है, कितना डेडिकेशन लगा है, कितने अपना त्याग करा है, कितने बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ा है, कितनी पार्टी छोड़ी है, कितनी नींद छोड़ी है, कितनी अच्छी मूवीज छोड़ी हैं, क्या क्या हुआ है, उसके बाद हम आज यहाँ पे बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो गाइज ये एक मोटिवेशन है। मैं एक बार सबको बोलना चाहूंगा जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये एक मोटिवेशन है बॉस, ठीक है, कि चीजें छोड़ने के लिए ना कुछ उससे अच्छा सोचना पड़ता है। तो अमित के पास वो चीजें सोच, वो छोड़ने के लिए एक अच्छी सोच थी, आगे बढ़ने की मोटिवेशन तो पीछे था ही था। तो पीछे से मोटिवेशन एंड ऑफ कोर्स आगे से एक अच्छी राह अगर दिखे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, जैसा कि अमित ने करके दिखाया। तो अमित हमारी साइड से बहुत बहुत यस, वी आर प्राउड ऑफ यू यार, और हमें बहुत बहुत गर्व है कि हम तुम्हारे साथ एसोसिएट हो पाए, हम जुड़ पाए, तुम हमारे साथ आ पाए, और ये चीज मतलब बहुत अच्छी लगी कि ये जर्नी यहाँ पे आई। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, भगवान ना करे अगर अमित नहीं भी कर पाता तो मेरे को पता थी ये चीज, मैं हमेशा से उसका ऑफलाइन में भी एग्जांपल देता था, और मेरे को पता थी ये चीज क्या कि उसने सीखा है काफी कुछ, वो लर्निंग कर्व था उसके पास, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेता। ये चीज बिल्कुल श्योर थी, ये मेरे को पता था, क्योंकि एज अ टीचर इतने सालों जब आप पढ़ाते हो तो आपको पता चलता है। तो ये प्रोसेस है यार, एक जर्नी है, उस जर्नी को एंजॉय किया अमित ने, स्ट्रगल भी थे, उस स्ट्रगल्स को भी एंजॉय किया, तो वही तो लाइफ है। क्यों मीनाक्षी मैम, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। तो ये लाइफ आपने एंजॉय करी अमित, और बिल्कुल हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अमित लास्ट सवाल, मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू काफी लंबा हो चुका है, बच्चे हमारे देख रहे होंगे, लेकिन हाँ काफी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमें पूछने होते हैं गाइस। सो अगर किसी का कोई सवाल छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, राइट? कुछ चीजें पूछनी हो कि भाई आगे क्या करना है, अमित आपको बताएंगे बिल्कुल कि वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या क्या आगे मतलब चीजें हो सकती हैं। आपको कोई डाउट आ रहा हो पीछे का, या फिर किसी को आगे के लिए जानना हो कि यार आगे सर मेरे को ये करना है तो मैं क्या करूं, मेरे से कुछ सजेशन चाहिए हो, मीनाक्षी से सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ग्रुप भी आपको मिल जाएगा हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, वहां पे आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अमित ने ज्वाइन करके तैयारी करी थी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस के लिए। और हम आगे भी और चीजें लेकर के आ रहे हैं, प्लानिंग हमारी और भी है,
इंजीनियरिंग मैथ्स जैसे अमित ने बताया कि दिक्कत होती थी, तो वो मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं टीच करता बिल्कुल हूँ, सर, राइट? आप स्टार्ट करवाइएगा चैनल पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैम तो मेरे को बोलती रहती है कि सर स्टार्ट कीजिए, लेकिन बस गाइस सर इतने समझिए। बिजी है नहीं मतलब इन हाँ, टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस सर। यस, यस, इतनी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती है कि उसके बाद वो चीजें नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं पूरी पूरी अपने दिल से कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए जितना हो सके मैं लेकर के आऊं। तो अमित, ये चीजें तो ठीक थी बॉस, अब यू आर एन आईएएस ऑफिसर है, राइट? यू आर अब आगे जाकर के एक नई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे एक अभी एक रिलैक्सेशन मोड तो आया है आपका, राइट? तो थोड़ा सा जी बोरियत भी हो रही होगी अभी कि ठीक है, एक जो सेट पैटर्न था लाइफ का वो छूटा है, तो ये वाला टाइम कैसा चल रहा है आपका? सर, अभी तो काफी ज्यादा मतलब आइडली बैठा हूँ फिलहाल तो लेकिन रिलैक्सेशन जरा चल रहा है, रिलैक्स होने का जरा टाइम चल रहा है। ऑल्दो मैं काफी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफी क्रिटिकल होता है। वो काफी एंजॉय करते हैं इस प्रिपरेशन के टाइम। तो एक तो दिल्ली की सर्दी और इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स और गेट गेट का एग्जाम, तो ये काफी एक डेडली ये जो कॉम्बिनेशन। पीरियड होता है, जी जी, ये मैं एग्जैक्टली। मिस कर रहा हूँ। और आप लोग बताइए, बताइए। बस बढ़िया, बस वेट कर रहा हूँ सर, अब सर्विस एलोकेशन का, और अ, बस छुट्टियां एंजॉय करूंगा, अच्छी मूवीज देखूंगा आप लोग के कांटेक्ट में रहूंगा, आपकी और मीनाक्षी मैम के ग्रुप बिल्कुल, में देखते रहूंगा क्या चल रहा है, कुछ नया और सीखने को मिलता है तो बढ़िया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखने की जर्नी खत्म नहीं हुई है अभी, ये लाइफ टाइम चलने वाली है ना अमित? अभी तो जी सर। अभी तो एक पड़ाव आया है अमित की जिंदगी का। अमित की जिंदगी के ऐसे बहुत से पहलू होंगे गाइस, जिसको हम आगे आने, सिर्फ यहीं पे नहीं, अमित से हम आगे भी मुलाकात करेंगे, अमित आगे क्या क्या करेंगे, बहुत सारे प्लान्स उनके होंगे। तो अमित, अभी आगे का कुछ प्लान सोचा है आपने? ठीक है, रिलैक्सेशन मूड तो चल रहा है, मतलब आईएएस के साथ अभी आप मतलब क्या क्या सोच रहे हैं कि मतलब जब आपको जॉब एलिगेशन हो जाएगा, आपको एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो क्या सोचा है कि मतलब जॉब किस तरीके से करना है? कुछ नया करोगे या अभी कुछ नहीं सोचा है, जाके अप्रोच लोगे, कुछ है दिमाग में? सर एक्चुअली मैं नहीं, ये भी मेरी वाइफ का ही आइडिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि मैं एमटेक कर लूँ, वो भी ओके। पर्टिकुलरली इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इसके पीछे रीजन ये है कि सर, जैसे कि मैंने 2020 से जब मेरी तैयारी शुरू की, तो मेरा एक रीबर्थ जैसा हो गया कि इंजीनियरिंग सर्विस वाला फील्ड वो अलग हो गया, जो पुरानी बातें थी वो अलग हो गई। पर इसके पहले मैं जब मैं फील्ड में काम करता था, तो मैं बहुत मतलब इस चीज को नोटिस करता था कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो एक प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, और क्योंकि वो उतने टेक्निकली साउंड भी नहीं होते, ना ही वो उतना कैचअप कर पाते हैं बहुत सारी चीजों को। तो एक अच्छे इंजीनियर को जो खुद एक मतलब एक अच्छे सिविल इंजीनियर को जो खुद एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करे, मेरे ख्याल से उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और आगे फ्यूचर में एक एजुकेशन के फील्ड में हमेशा कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं होपफुली अगर फॉर्चुनेट रहा तो मैं करना चाहूंगा कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एमटेक, और उसकी यूटिलिटी जो मुझे जो भी ड्यूटी असाइन होगी उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना यूटिलाइज कर पाऊँ। मेरे एम तो यही है सर फिलहाल, मैं देखूंगा उसके पीछे, ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है, बट ये करना चाहता हूँ मैं, और उसे अप्लाई करके देखना चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन लेवल पे उसका कितना यूज है। बिल्कुल, बिल्कुल अमित, इस चीज के लिए हम आपको वी विश यू लक, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा करोगे, आई एम श्योर, क्योंकि ये तैयारी तो खत्म होती है लेकिन जिंदगी शुरू होती है, और जिंदगी वो भी थी जो आपकी चल रही थी, एक पड़ाव खत्म हुआ, दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, चीजें शुरू हुई फिर से। तो मैं इसको अंत नहीं मानता हूँ, मैं तो उसको शुरुआत मानता हूँ, एक नई जिंदगी की, एक नए फेज की आपके लाइफ के। हमारी तरफ से अगेन फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं अमित आपको, एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू माय डियर। यस। आप बिल्कुल अच्छे से आगे भी एमटेक कीजिए, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके सपने हैं आगे पूरे कीजिए, सपने कभी छोटे नहीं होते, आपके पंखों की उड़ान, पंखों की ताकत हमेशा बनी रहे जैसे अभी हैं, और आगे भी आप ऐसे ही एक्सेल करें जैसे आपने अभी तक करा है। सबको प्राउड फील करें, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को डेफिनेटली, एंड अपने आसपास अपने चाहने वाले लोगों को। सो मेरी साइड से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मीनाक्षी ऑल मैम, द बेस्ट। पूरी कोशिश करेंगे हम थैंक यू जो। वेरी मच। ओके गाइस, थैंक यू तो सर। और हाँ, बोलिए अमित, प्लीज कुछ बोल रहे हैं? कंटिन्यू।
मैं काफी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने मतलब आउट ऑफ द ब्लू कहाँ मैंने ईएससी जीएस डिस्कशन का ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया था, और उसी के थ्रू आप और मीनाक्षी मैम मेरी जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बने, और आप दोनों के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अमित, तो ये थैंक यू कम्प्लीटली वेरी आपकी मच मेहनत है। आपका भी और कंप्लीटली आपकी मीनाक्षी मेहनत है, मैम का भी। आपका हार्ड वर्क है। ये आपका हार्ड वर्क है, हम लोग, हमारा काम है, इट इज आवर जॉब। और हम आई होप सो कि हम बस अपनी जॉब को अच्छे से करते रहें जैसे हम करते आए हैं अभी तक। बस इतनी ही भगवान से प्रार्थना है, और आप लोग ऐसे ही निकलते रहो, आप ऐसे ही निकलते रहो आगे, और बस इतना ही चाहिए हमें, हमें यही चाहिए होता है। सो ठीक है तो मैम, रैप ठीक अप है करते सर। सेशन को। ओके अमित, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं फिलहाल। और गाइज, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ESCGS प्रीलिम्स पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे भी आप अपने डिस्कशन ग्रुप में क्वेरीज डाल सकते हैं। जितनी भी क्वेरीज है, चाहे प्रीलिम्स से रिलेटेड है, मेन से रिलेटेड है, या फिर इंटरव्यू से, योर ऑल द क्वेरीज विल बी आंसर्ड देयर। सो सी यू सून। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे गेट ग्लोब चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे कुछ अपकमिंग सेशंस की तरफ, ठीक है? ओके, गुड बाय सर, ओके, गुड बाय अमित, ओके, एंड गुड ऑल बाय द बेस्ट मैम। वंस अगेन। यस यस, थैंक यू थैंक यू, वेरी मच मैम। थैंक थैंक यू यू, अमित, ओके। थैंक यू। थैंक यू।